हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपकी बॉटनी टीचर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का कुछ पीवाईक्यूज। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा चैप्टर का वन शॉट में डिस्कशन रिविजन किया है, आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारा माइक्रोब्स का साइंटिफिक नेम्स याद रखना है। उस माइक्रोब से कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे याद रखना है, उस प्रोडक्ट का यूज क्या है, फंक्शन क्या है, किस चीज के लिए हम उसे यूज करते हैं, वो सब का याद रखना है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ जब आप नोट्स बनाते हैं इस चैप्टर के लिए, तो जहां पे भी माइक्रोब का नाम आएगा उस नाम के साथ ही कौन सा प्रोडक्ट, उसका यूज क्या है, वो सब एक नोट्स में सिर्फ स्पेसिफिक्स लिख लेना। बाद में रिवीजन के लिए अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन ऑफ पीवाईक्यूज, बिगिनिंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। हमने देखा कि कर्ड प्रोडक्शन में, कर्ड फॉर्मेशन में माइक्रोब्स आर यूज्ड। स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या एलए बुलाते हैं, तो उसके बारे में हमने सीखा है। तो क्या होता है जब मिल्क से कर्ड बनता है तो एक टाइप का विटामिन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा विटामिन का कंटेंट इंक्रीज होगा। देखते हैं। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। ऑप्शंस में है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ई। इन चारों विटामिन से कौन सा विटामिन का कंटेंट इंक्रीज होगा? हमने पढ़ा है दो फंक्शंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दो यूजेस। एक ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस हो जाएगा, मिल्क से कर्ड में विटामिन कंटेंट, विटामिन बी12 का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आते हैं हमारे गट में, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो रहता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, वो उन बैड बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देंगे। ठीक है, ये दोनों है फंक्शंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। पहला ये है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहांस करेगा बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ विटामिन बी12। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन बी12। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस are produced by distillation of the fermented broth? Whiskey, wine, rum, brandy, beer. यहाँ पे this question is based on production of alcoholic beverages by make use of microbes. हमें पता है ईस्ट को हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि ब्रूइंग इंडस्ट्री में, अल्कोहलिक बेवरेजेस की प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में उस माइक्रोब को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। हमें अल्कोहल कैसे कमर्शियल स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में कैसे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है? हम कुछ सबस्ट्रेट दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्ली या स्टार्च या ग्रेप जूस, कुछ सबस्ट्रेट दे के उसमें हम कुछ ईस्ट को मिक्स कर देंगे, तो ईस्ट इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करके फर्मेंटेशन अंडरगो करेगा। तो क्या होगा, जब ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो प्रोडक्ट में एथेनॉल फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल है। ये एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है अल्कोहल। इसी से हमें अल्कोहल कमर्शियल स्केल में प्रोडक्शन होता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ना ईस्ट, आपको पता है अल्कोहल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वो टॉक्सिक हो जाता है। जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कुछ 13% तक रीच हो जाएगा, तब ईस्ट ही उसे इट कैन नॉट टॉलरेट दैट हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल, तो ईस्ट विल स्टार्ट डाइंग। तो कुछ ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस है जैसे विस्की और रम और ब्रांडी, इन सब में 13% से भी ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होते हैं। तो कैसा होगा इसका प्रोडक्शन? अगर 13% से ज्यादा ईस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अल्कोहलिक कंटेंट 13% रीच होते ही ईस्ट मर जा रहे हैं, तो 13% से भी ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होने वाली बेवरेजेस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जो भी फर्मेंटेशन का ब्रॉथ होता है, एंड प्रोडक्ट में जो भी अल्कोहल का ब्रॉथ होता है, उसमें 13% या उससे कम होगा अल्कोहल का कंटेंट।
लेकिन अगर हम उस फर्मेंटेड ब्रॉथ का डिस्टिलेशन किए तो उस समय हमें 13% से भी ज्यादा कंटेंट, अल्कोहलिक कंटेंट वाला बेवरेजेस मिल सकता है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे दिया है विस्की, वाइन, रम, ब्रांडी, बियर, इसमें डिस्टिलेशन के बाद कौन सा बेवरेजेस प्रोड्यूस होगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि किसमें 13% से भी ज्यादा अल्कोहल का कंटेंट है। वाइन और बियर दोनों में अल्कोहल कंटेंट है लेकिन कम है, 13% से भी कम है। यहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं होगा। वही विस्की, रम और ब्रांडी को देखें तो इन तीनों में अल्कोहलिक कंटेंट 13% से भी ज्यादा होगा। इससे ऐसी ड्रिंक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं फर्मेंटेड ब्रॉथ का। तो यहाँ पे ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस, कितना बेवरेजेस, इनमें से 5 में से कितना बेवरेजेस बनाने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है। तो हमें ठीक आंसर है 1, 2, 3 ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Microbes are used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. Which of the following is incorrect regarding this? यहाँ पे ऑप्शंस में एक साइंटिफिक नेम, एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया है, उसके साथ क्या वो बैक्टीरिया है, फंगस है, कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो भी मेंशन किया है, और उस ऑर्गेनिज्म से हम कौन सा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, वो भी मेंशन है। यहाँ पे जो भी इनकरेक्ट है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन एस्परगिलस फंगस सिट्रिक एसिड, ये तो ठीक है, एस्परगिलस एक फंगस ही है, उससे हम सिट्रिक एसिड कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम ही है और उसको हम एसिटिक एसिड या विनेगर के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटेरिक एसिड, वो तो ठीक है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम एक प्रोटोजोन नहीं है, ये गलत है, ये एक बैक्टीरियम है। फोर्थ ऑप्शन लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, उससे लैक्टिक एसिड हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे ये पूछा था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम तो ब्यूटेरिक एसिड ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो प्रोटोजोन नहीं है, वो एक बैक्टीरियम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? अमंग द गिवन ऑप्शंस हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ये क्वेश्चन है सूएज ट्रीटमेंट के बारे में। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, इन सेटलिंग टैंक द सेडिमेंटेड बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लॉक का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्लॉक में फंगल हाइफे होंगे और बैक्टीरिया भी होंगे, है ना। ये कब फॉर्म होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पर फॉर्म होगा। जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बीओडी कुछ सिग्निफिकेंटली रेड्यूस हो चुका है, तब हम उसे एरेशन टैंक से सेटलिंग टैंक को पास ऑन करते हैं। तब क्या होगा? जो भी फ्लॉक्स बना हुआ है वो सेटल हो जाएगा, जो भी सेटल हुआ है उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बुलाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टू सर्व एज द इनोक्युलम, ये तो गलत है। जो भी फ्लॉक्स एक्टिवेटेड स्लज बना है उसमें से एक छोटा पार्ट को हम इनोक्युलम जैसा पास ऑन करते हैं, ऐड करते हैं एरेशन टैंक में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में नहीं। ठीक है, एज एन इनोक्युलम हम उसे ऐड करते हैं, पंप बैक करते हैं इन दी एरेशन टैंक, नॉट anaerobic sludge digester. Okay, so this is the wrong statement. देख लेंगे
दो और स्टेटमेंट भी, in anaerobic sludge digesters, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. This is a correct statement. Other kinds of bacteria which grow anaerobically, कौन सा है वो बैक्टीरिया? उसे हम मेथिनोजेंस बुलाते हैं, है ना? वैसा ही हमारा बायोगैस प्रोडक्शन होगा. ऑप्शन डी, द बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल. वो इनफ्लेमेबल है, उसे हम बायोगैस बुलाते हैं. बायोगैस में प्राइमरीली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब होगा. वो इनफ्लेमेबल है, इसीलिए उसे कुकिंग और लाइटिंग वो सब पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स दैट. द हाई वैल्यू ऑफ BOD. BOD का मतलब क्या है? BOD इज शॉर्ट फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है? अगर हम 1 लीटर वाटर सैंपल लेते हैं तो इस वाटर सैंपल में कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और कुछ हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स भी होंगे, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया. जो भी फंगाई और बैक्टीरिया इस वाटर सैंपल में रहते हैं, उस वाटर सैंपल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसी ऑर्गेनिक मैटर को फूड जैसा यूज करके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे. क्योंकि ये माइक्रोब्स हेटेरोट्रोफिक एरोबिक बैक्टीरिया है, इसके लिए इन माइक्रोब्स को, इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. 1 लीटर का जो सैंपल है, 1 लीटर में इन जो भी माइक्रोब्स रहते हैं, उन माइक्रोब्स को जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोब्स in 1 liter of water sample to break down the organic matter present in it is your biochemical oxygen demand. ठीक है, तो अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, हाई वैल्यू है BOD का, उसका मतलब क्या है? कब हाई हो सकता है BOD? जब ऑर्गेनिक कंटेंट हाई है तभी BOD ज्यादा चाहिए, है ना? ऑक्सीजन तभी ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका मतलब क्या? वाटर इज पोल्यूटेड. पोल्यूटेड वाटर में ही ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा. तो अगर BOD हाई है तो उसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई है, उसका मतलब उस वाटर सैंपल का पोल्यूटिंग पोटेंशियल हाई है. ठीक है, तो द हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स दैट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, विच इज ऑप्शन बी. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. IARI स्टैंड्स फॉर, IARI इज शॉर्ट फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसके बारे में हमने बायोगैस प्लांट्स में पढ़ा है. इंडिया में बायोगैस प्लांट्स डेवलप करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इन्वॉल्व. पहला है IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KVIC विच इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द बायोपेस्टिसाइड यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स इज. ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाइज, ऑप्शन बी baculoviruses, option C ladybird, option D Bacillus thuringiensis. So this question is based on biocontrol agents जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, है ना? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा बायोपेस्टिसाइड को यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड्स. एफिड्स एक पेस्ट है, एफिड एक इंसेक्ट है जो कई सारे क्रॉप प्लांट्स में पेस्ट है और क्रॉप का यील्ड को कम करता है. ठीक है, तो अगर हमें
एफिड्स को गेट रेड करना है तो हम लेडी बर्ड, बीटल्स को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ड्रैगन फ्लाइज भी एक बायोपेस्टिसाइड है, लेकिन उसे हम एफिड्स के लिए यूज नहीं करते, लेकिन ड्रैगन फ्लाइज को we use it to get rid of mosquitoes. Okay, Bacillus thuringiensis is also used in many plants. Baculoviruses are used against many insects. Okay, so even Bacillus thuringiensis is used against butterfly caterpillars. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स। ऑप्शंस में एनाबेना, ग्लोमिस, राइजोबियम और फ्रैंकिया दिया है। एनाबेना, राइजोबियम और फ्रैंकिया ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हैं। These are नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, जैसे अमोनिया, है ना। तो ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये भी बायोफर्टिलाइजर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्लांट्स को अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस में मदद नहीं करेंगे। तो ग्लोमिस इज द ऑर्गेनिज्म, इट इज a biofertilizer. ग्लोमस एक फंगस है। इस फंगस ने बहुत सारा प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशंस फॉर्म हो जाएगा। इस माइकोराइजल एसोसिएशन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जहां पे प्लांट्स भी फंगस को मदद करते हैं और फंगस भी इन रिटर्न प्लांट्स को मदद करते हैं। यहाँ पे प्लांट रूट्स ने फंगस को फूड देते हैं और इन रिटर्न फंगस हेल्प्स द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ग्लोमस is a biofertilizer. It is a fungus that forms mycorrhizal associations in higher plants और absorption of phosphorus में मदद करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे इस assertion एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। assertion स्टेटमेंट में ये दिया है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन साइक्लोस्पोरिन ए नीड्स टू बी इंजेक्टेड टू द पेशेंट। रीजन है साइक्लोस्पोरिन ए inhibits activation of T cells and interferons। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन स्टेटमेंट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिंग ड्रग है। इम्यूनोसप्रेसेंट, इसका मतलब क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। तो क्यों चाहिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना? जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तब किसी और डोनर के ऑर्गन को, किसी फॉरेन ऑर्गन को जो हमारा बॉडी में नेचुरली बिलोंग नहीं करता, उसको हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता ही होगा हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। जब भी कोई भी पार्टिकल, एक डस्ट पार्टिकल, एक पोलन ग्रेन, एक बैक्टीरियम, कोई भी पार्टिकल जो हमारे बॉडी को नेचुरली नहीं बिलोंग करता, तब उसका एंट्री हमारे बॉडी के अंदर हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत क्विकली उसको रिकग्नाइज करके उन सारा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमें जिंदा रहने के लिए वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, नहीं तो वो पेशेंट ही मर जाएंगे। लेकिन उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम को अगर पता चला कि वो हमारे बॉडी को बिलोंग नहीं करता, तो वो इम्यून सेल्स जो है WBC सेल्स, जैसे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सभी उनको रिकग्नाइज करके फॉरेन ऑर्गन के सेल को, डोनर के किडनी के सेल को या किसी भी ऑर्गन के सेल को दे विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट, जो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करना है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स को देते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और जो भी फॉरेन सेल्स है
वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स के एक्टिवेशन के बारे में आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इम्यून सिस्टम जब पढ़े हो तो आपको पता होगा, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या कुछ ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो पहला सेल्स हमारा इम्यून सेल्स उसके ऊपर जो उसके अगेंस्ट जो एक्ट करते हैं वो टी सेल्स है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन सभी होता है टी सेल्स की वजह से। जब हम साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ काम डाउन हो जाएगा और जो भी ग्राफ्ट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे कुछ 2 मार्कर्स। पहला क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स सीन इन स्विस चीज। व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू? आप सबने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखा होगा, येलो कलर्ड चीज, बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं उसमें, वो उसका नाम है, उस चीज का नाम है स्विस चीज। इस स्विस चीज में बड़ा बड़ा होल्स रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस स्विस चीज को बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए एक बैक्टीरियम को हम यूज करते हैं। उस बैक्टीरियम का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। इसको याद रखना। क्यों उतना बड़ा होल्स होते हैं चीज में? क्योंकि जब फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इसीलिए जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होके रिलीज हुआ है वहां सभी जगह में हमें बड़े बड़े होल्स देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ईस्ट एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन the commercial products they help to produce। हमें बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए तो पता ही है, सब लोगों को ये पॉइंट अच्छे से याद होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, वो पैराग्राफ है ना, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वहां पे जब हम स्टैटिन्स की बात करते हैं तो वहां जब मोनास्कस परप्यूरियस का मेंशन किया है वहां पे लिखा है कि मोनास्कस परप्यूरियस अ टाइप ऑफ ईस्ट, तो वो भी ईस्ट ही है। तो आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों का मेंशन करना है। पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसे हम ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट बुलाते हैं। इसको हम एथेनॉल या इथाइल अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ऑल्सो बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होगा। दूसरा मोनास्कस परप्यूरियस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन्स को हम ब्लड थिनर्स भी बुलाते हैं। statins they help in lowering blood cholesterol। ठीक है, कैसे करते हैं? स्टैटिन्स जो भी एंजाइम चाहिए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, उस एंजाइम से जाके जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ताकि वो सबस्ट्रेट नहीं आके बाइंड हो सके। इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वैसे ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाएगा। तो स्टैटिन्स आर ब्लड थिनर्स, दे लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Patients who have undergone myocardial infarction are given clot buster. Mention the clot buster administered and its microbial source। जो भी पेशेंट्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को एक क्लॉट बस्टर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। उस ड्रग को कौन से सोर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये एक पहला क्वेश्चन है। सेकेंड question B, a person recuperating from illness is advised to have curd regularly। Why? जब भी कोई someone's not keeping well, उसको हम बोलते हैं कि कर्ड खाना है। क्यों ऐसा है? कैसे हेल्प करेंगे बीमार लोगों को? ये दोनों क्वेश्चन हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, किसी में भी अगर ब्लड क्लॉट की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को जो भी क्लॉट बस्टर हम एडमिनिस्टर करते हैं वो एक एंजाइम है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसे हम क्लॉट बस्टर भी बुलाते हैं।
ये क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यों कर्ड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। Lactic acid bacteria play a beneficial role in disease causing microbes. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है जो हमारे गट में रहते हैं। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं गट में, जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, अगर एक्सीडेंटली हमने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया, उसमें कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, तो जब वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन या हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है, तो जो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया उस बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देते, इसीलिए हम इसे गुड बैक्टीरिया बुलाते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से हमें कोई हार्म नहीं होगा, कुछ डिजीज नहीं कॉज करेंगे ये बैक्टीरिया, ये हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो इसे हम प्रोबायोटिक्स भी बुलाते हैं, ये भी याद रखना। ऑल्सो दे आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन B12, ठीक है, ये भी लिख देना। अब हम देखेंगे 3 मार्कर्स। डिस्क्राइब हाउ डू फ्लॉक्स एंड एक्टिवेटेड स्लज हेल्प इन सूवेज ट्रीटमेंट। ये सूवेज ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है। फ्लॉक्स कैसे मदद करेंगे सूवेज ट्रीटमेंट में और एक्टिवेटेड स्लज का क्या यूज है, ये हमें लिखना है। इसके बारे में पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में फ्लॉक्स का मतलब क्या है। फ्लॉक्स आर masses of aerobic bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. हमें पता है सूवेज में बहुत सारा माइक्रोब्स होंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, बहुत ऑर्गेनिक मैटर होगा। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सूवेज में, उसको यूज करते करते ये बैक्टीरिया और फंगाई का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे फंगाई का नंबर बढ़ेगा, तो आपको पता है फंगाई का बॉडी ही कुछ थ्रेड जैसा है ना। तो जो भी फंगल फिलामेंट्स है, एरोबिक फंगल फिलामेंट्स है, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया भी एसोसिएट होके मेश जैसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसे हम फ्लॉक्स बुलाते हैं। क्यों ये फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि सूवेज ट्रीटमेंट में हमारा एम ही है जो भी वाटर सैंपल है, जो भी सूवेज है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस करना, जिसमें ये माइक्रोब्स हमारे मदद करेंगे। These aerobic microbes consume the major part of organic matter in the effluent. वो एरोबिक मैटर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो कम होता जाएगा, है ना। तो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा है, आपको लिखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं करेक्ट कर दूंगी, 1 मिनट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। अब ये एक्टिवेटेड स्लज क्या है? जब ये फ्लॉक्स बनते हैं, जब बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, तो एरेशन टैंक से हम सारा सूएज को एक सेटलिंग टैंक में पास ऑन करते हैं। वहां पे द फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जब फ्लॉक सेडिमेंट हो जाएगा, बॉटम पे जाके एक लेयर बन जाएगा, उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बुलाते हैं। हम एक पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज लेके फिर से एरेशन टैंक में ऐड कर देंगे, वहां पे वो इनोक्यूलम होगा और एरोबिक मैटर को कम करने में लग जाएगा। और क्या होगा? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोक्यूलम एंड पम्प्ड बैक टू द एरेशन टैंक। जो भी बचा रहता है मेजर पार्ट, वो रिमेनिंग मेजर पार्ट को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में पास ऑन कर देंगे। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में
मेथनोजेंस होंगे। मेथनोजेंस एक्ट करेंगे इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई के ऊपर और उससे हमें बायोगैस मिलता है। ठीक है, तो जो भी एक्टिवेटेड स्लज का रिमेनिंग मेजर पार्ट रहता है उससे हमें बायोगैस मिलता है, वही है एक्टिवेटेड स्लज और फ्लॉक्स का यूज इन सुएज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। नेम द जीनस टू विच बैक्यूलोवायरसेस बिलोंग। बैक्यूलोवायरसेस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, बेसिकली एक टाइप ऑफ वायरस है जो एक्ट करते हैं इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। बैक्यूलोवायरसेस एक जीनस को बिलोंग करता है जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलोवायरसेस पैथोजेंस है जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को भी। ये वायरसेस को हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि जैसे हर एक वायरस, ये वायरसेस भी बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो प्लांट्स को नहीं इन्फेक्ट करते। जो भी यहाँ पे इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं उन वायरसेस से प्लांट्स को या एनिमल्स को या ह्यूमंस को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। वो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम अगर एक ही स्पीशीज के इंसेक्ट को एरेडिकेट करना है या कंट्रोल करना है तो उसी स्पीशीज को हम टारगेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज वायरसेस, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पीशीज के इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स को ही अटैक करेंगे। ठीक है, ऑल्सो जैसे मैंने बताया दे शो नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। Thus, they are beneficial in integrated pest management program in which beneficial insects are conserved. यहाँ पे जो भी पेस्ट है सिर्फ उस पेस्ट टाइप ऑफ इंसेक्ट को ही हम एरेडिकेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे। दूसरे इंसेक्ट्स को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन बायो फर्टिलाइजर्स। Explain the role of the following in increasing the soil fertility and crop yield. अगर कोई भी चीज सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो हम उसे फर्टिलाइजर्स बुलाएंगे। देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनहांस कर सकते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को, सॉइल के फर्टिलिटी को, जिसे हम बायो फर्टिलाइजर्स बुलाते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिया है लेग्यूमिनस प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजे। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स belong to the family of Fabaceae, which includes your beets, your peas and all of that. Okay, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में कुछ एसोसिएशन रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कुछ बैक्टीरिया के साथ, जैसे राइजोबियम। ये राइजोबियम जो रहता है इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, वहां पे नोड्यूल्स बना के उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन रिटर्न इन बैक्टीरिया को प्लांट्स ने फूड देते हैं। ठीक है, leguminous plants possess root nodules where nitrogen is fixed by symbiotic nitrogen fixing bacteria like rhizobium, and that is how they fertilize the soil. Second, cyanobacteria. कई सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, अजोला, वो सभी भी उन सब में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होता है। तो ये सब भी या फ्री लिविंग स्टेट में या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल थ्रू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स है, स्पेसिफिकली इन पैडी फील्ड्स। आपको पता होगा पैडी फील्ड्स में ज्यादा वाटर लॉक्ड कंडीशंस रहते हैं, वहां पे उन वाटर में ये ब्लू ग्रीन एल्गे अगर है तो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मदद करते हैं। सी, माइकोराइजे। माइकोराइजे क्या होते हैं? जब भी फंगाई हायर प्लांट्स के रूट से एसोसिएट हो जाते हैं सिम्बायोटिकली, तो एक माइकोराइजल एसोसिएशन बनता है, जिसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ग्लोमस का। तो ग्लोमस फॉर्म्स symbiotic association with the roots of higher plants. It is called mycorrhizae. यहाँ पे fungus helps the plant by absorbing phosphorus from the soil and passing it on to the plant. इसके अलावा
It also provides resistance against root-borne pathogens, salinity tolerance, drought tolerance, and overall increase in plant growth and development. इन रिटर्न प्लांट्स ने इन फंगाई को फूड देते हैं. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन रिगार्डिंग बायोफर्टिलाइजर्स. अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज क्यों नहीं करना है, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, क्यों बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करना है. केमिकल पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल बिकॉज दे पोल्यूट द सॉइल एंड वाटर. ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं, सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं, इसीलिए वो हार्मफुल है. बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, उसको हम एरेडिकेट कर देते हैं बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स. दे किल मेनी यूजफुल ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. तीसरा, दे एंटर द फूड चेन एंड कॉज डिजीज एट वेरियस ट्रोफिक लेवल्स. जो भी उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, या कुछ एनिमल्स या हम ह्यूमंस या कुछ बर्ड्स, उनमें अगर ये फूड चेन को एंटर किया तो मैग्नीफाई होता रहेगा इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, और बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा और बहुत सारा डिजीजेस भी कॉज कर सकता है. इसीलिए वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट है. ये तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है. अब हम देखेंगे एक 4 मार्कर को. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बायोगैस प्लांट. गिवन बिलो इज अ फिगर ऑफ अ बायोगैस प्लांट. जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट आर मेथनोजेंस. ये आंसर्स एक इन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है. व्हाट आर मेथनोजेंस, हाउ डू दे जनरेट बायोगैस. क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई बी एंड सी. यहाँ पे है, ये बी है और ये सी है. क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और उसका सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है. थर्ड part of the question, name the organizations that were involved in the development of biogas plants in India. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. मेथनोजेंस क्या होता है वो हमारा पहला क्वेश्चन है. बायोगैस कैसे जनरेट करते हैं वो भी हमें एक्सप्लेन करना है. मेथनोजेंस बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया है. एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए इन बैक्टीरिया को. मेथनोजेंस आर एनारोबिक बैक्टीरिया जो मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसे हम मेथनोजेन बुलाते हैं. मेथनोजेन, जेन का मतलब कुछ जनरेट करना. मेथनोजेन मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया विच ग्रो ऑन सेल्यूलोसिक मटीरियल. सेल्यूलोसिक मटीरियल, सेल्यूलोस कहाँ पे मिलता है हमें. सेल्यूलोस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, है ना. तो इट ग्रोज ऑन सेल्यूलोसिक मटीरियल इन काउ डंग. क्यों काउ डंग में क्यों सेल्यूलोस ज्यादा रहता है, क्योंकि काउज हर्बिवोर्स है, वो ज्यादा प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट के सेल वॉल्स में सेल्यूलोस होगा. तो इट anaerobically on cellulosic material in cow dung to decompose it. जब ये डिकम्पोजिशन होता है, जब सेल्यूलोस का ब्रेकडाउन होता है, तब लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस. दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज व्हाट वी कॉल बायोगैस. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड क्वेश्चन में बी और सी क्या है वो आइडेंटिफाई करना था. पहले हम देख लेंगे बी क्या है. बी बायोगैस है. सी क्या है, जो भी यूज्ड स्लरी है, स्पेंट स्लरी है, यहाँ पे वो इस आउटलेट से बाहर हम निकालते हैं, है ना. तो यहाँ पे हमें स्पेंट स्लरी होगा. आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बताना है. बी इज बायोगैस. क्या है बायोगैस, हमने अभी लिखा है. वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होगा. इसका यूज क्या है, ये इनफ्लेमेबल है, तो इसको हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग, लाइटिंग, वो सभी. सी क्या है, सी स्पेंट स्लरी है. जो भी हमें स्लज यूज करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जो स्पेंट स्लरी होता है उसको हम रिमूव करके इस आउटलेट से जो भी फार्म है, क्रॉपलैंड है, वहां पे इस स्पेंट स्लरी को हम फर्टिलाइजर जैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. थर्ड क्वेश्चन क्या था, कौन है दो ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सा है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस जिसने इंडिया में बायोगैस प्लांट सेटअप करने में इन्वॉल्व थे. दो ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है. पहला है IARI, दूसरा है KVIC. IARI इज
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVICS, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, ये दोनों लिखना है। अब हम देखेंगे एक 5 मार्क क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द sewage treatment. Okay, microbes play a dual role when used for sewage treatment, as they not only help to retrieve usable water बट ऑल्सो जनरेट फ्यूल। एक्सप्लेन करना है कैसे वाटर के क्वालिटी को बेटर करेंगे, पोल्यूटिंग पोटेंशियल को कम करेंगे और कैसे बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये दोनों के बारे में हमें लिखना है। पहले हम देखेंगे सुएज में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट या पोल्यूटिंग पोटेंशियल को कैसे कम करते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो भी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सुएज में, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होगा, वहां पे माइक्रोब्स यूज नहीं होंगे। सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही माइक्रोब्स यूज होंगे। माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सूएज आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सूएज। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी एफ्लुएंट हमें मिलता है उसे हम लार्ज एरेशन टैंक्स में पास कर देंगे, है ना। यही होता है इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट is passed on to large aeration tanks। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते हैं सूएज को और ऑक्सीजन भी पंप करते रहते हैं। तो उससे दिस अलाउज द रैपिड ग्रोथ ऑफ aerobic microbes into flocks which consume the organic matter of the sewage and reduces the BOD। यहाँ पे जो भी एरोबिक माइक्रोब्स है, फंगाई और बैक्टीरिया, वो फंगाई और बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर में एक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको फूड जैसा यूज करते हैं, जिससे जो भी वाटर सैंपल है, सूएज है, उसमें BOD कम हो जाएगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम हो जाएगा। इससे क्वालिटी ऑफ वाटर बेटर हो जाएगा। जैसे इन बैक्टीरिया और फंगाई ने एरोबिक ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते जाएंगे, वैसे ही उसका नंबर्स भी बढ़ जाएगा, फंगाई फिलामेंट्स भी बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, बैक्टीरिया का नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा और वो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे जिसको हम फ्लॉक्स बुलाते हैं। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनिक मैटर BOD कम हो जाएगा। इसके बाद जो भी रहता है इस एरेशन टैंक में, उसको हम सेटलिंग टैंक में पास ऑन करते हैं। वहाँ पे जो भी फ्लॉक्स है वो सेटल हो जाएगा, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज बुलाते हैं। ऊपर जो भी एफ्लुएंट है उसको हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, the effluent is then passed on to a settling tank where the flocks are allowed to sediment forming the activated sludge। इस activated sludge का एक पार्ट को हम anaerobic sludge digesters में पास ऑन करते हैं। anaerobic sludge digesters are basically your biogas plants में जो भी digester है वही anaerobic sludge digester है। वहाँ पे anaerobic methanogenic बैक्टीरिया इस फ्लॉक्स के ऊपर एक्ट करते हैं और इस फ्लॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच फॉर्म्स द बायोगैस। और एफ्लुएंट जो भी रहता है उसे हम वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। So with this we have come to the end of discussion of PYQs from the chapter Microbes in Human Welfare। आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए PW ऐप पे और Amazon, फ्लिपकार्ट, उन सभी ऐप्स पे आप PYQs या PYQs नहीं, ये सैम्पल पेपर्स के बुक्स को खरीद सकते हैं। हर एक बुक में, हर एक सब्जेक्ट में 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होगा, तो उससे भी आप प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप खरीद सकते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू साइन ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप प्रिपेयरिंग विद फोकस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।